कॉर्निया आंख का एक महत्वपूर्ण भाग है जो प्रकाश को अपवर्तित करने में मदद करता है। इसकी पारदर्शिता विशेष संरचनात्मक व्यवस्था और रक्तहीनता पर निर्भर करती है। कॉर्निया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उसमें जल की मात्रा नियंत्रित रहती है, जो मुख्यतः एंडोथीलियम और आंशिक रूप से एपिथीलियम द्वारा नियंत्रित होती है। यदि इन परतों में कोई गड़बड़ी आती है तो अतिरिक्त कॉर्निया से संबंधित बीमारियां नेत्र विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन रोगों के कारण स्थायी धुंधलापन, जटिलताएं और यहां तक कि आंशिक या पूर्ण अंधापन भी हो सकता है। इन रोगों की सही पहचान और समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है ताकि दृष्टि को बचाया जा सके। आगे हम इन बीमारियों के प्रकार, उनके कारण और लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉर्निया की सूजन को केराटाइटिस कहते हैं। इसमें कॉर्निया में सूजन, कोशिकीय घुसपैठ और कंजंक्टिवल कंजेशन होता है। चूंकि कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, इसलिए अधिकांश सूजन बाहरी संक्रमण या आसपास के ऊतकों से फैलती है। केराटाइटिस के कारण दर्द, जलन, धुंधलापन और कभी-कभी स्थायी क्षति हो सकती है। केराटाइटिस के मुख्य कारण तीन प्रकार के होते हैं: बाहरी संक्रमण, आसपास के ऊतकों से फैलाव और दुर्लभ रूप से शरीर के अंदर से एलर्जिक प्रतिक्रिया। बाहरी संक्रमण में जीवाणु, फफूंदी या वायरस शामिल होते हैं जो आंख में चोट या संक्रमण के कारण प्रवेश करते हैं। आसपास के ऊतकों जैसे कंजंक्टिवा, स्क्लेरा या यूवियल ट्रैक्ट से भी संक्रमण फैल सकता है। एलर्जिक केराटाइटिस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है: सथी अल्सरेटिव और गहरी एलर्जिक स्लैश नॉन अल्सरेटिव। पूर्णुराम सथी केराटाइटिस में प्यूरुलेंट, मवादयुक्त और नॉन प्यूरुलेंट प्रकार होते हैं, जैसे साधारण अल्सर, हाइपोपियन अल्सर, माइकोटिक अल्सर आदि। गहरी केराटाइटिस में इंटरस्टिशियल, डिस्किफॉर्म, इंट्राकॉर्नियल एब्सेस आदि शामिल हैं। प्यूरुलेंट केराटाइटिस मुख्यतः बाहरी संक्रमण के कारण होती है, जिसमें मवाद बनने लगता है। कुछ जीवाणु जैसे गोनोकोकस और डिप्थेरिया के जीवाणु सीधे स्वस्थ कॉर्निया को संक्रमित कर सकते हैं, जबकि अन्य केवल क्षतिग्रस्त एपिथीलियम में अल्सर बनाते हैं। यह स्थिति गंभीर है और त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। प्यूरुलेंट केराटाइटिस के लिए कुछ पूर्व निपुण कारक होते हैं, जैसे कॉर्निया में चोट, पोषण की कमी विशेषकर विटामिन ए, एपिथेलियल डेस्क्वामेशन, न्यूरोपैरेलिटिक केराटाइटिस और सूखी आंख। ये कारक कॉर्निया की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। प्यूरुलेंट केराटाइटिस में तीन मुख्य चरण होते हैं: प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और सिकाराइजेशन। प्रोग्रेसिव चरण में सूजन के कारण कोशिकाएं जमा होती हैं और कॉर्निया में अल्सर बनता है। रिग्रेसिव चरण में मृत ऊतक हटता है और सूजन कम होती है। सिकाराइजेशन या हीलिंग में नए फाइब्रस ऊतक से अल्सर भरता है, जिससे कॉर्निया में धुंधलापन या स्कार रह जाता है। प्यूरुलेंट केराटाइटिस में मुख्य लक्षण होते हैं: तेज दर्द, अत्यधिक आंसू आना, फोटोपोबिया, तेज रोशनी से डर, सिरदर्द और दृष्टि में धुंधलापन। संकेतों में पलकें कसकर बंद होना, कॉर्निया पर पीला सफेद क्षेत्र, हेजिनेस, सिलिरी कंजेशन, संकुचित पुतली, हाइपोपियन और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन शामिल हैं। निदान के लिए फ्लोरेसिन डाई से कॉर्निया की जांच की जाती है। जटिलताओं में कॉर्निया का पतला होना, परफोरेशन, आइरिस प्रोलैप्स, पेनोप्थेल्माइटिस, सेकेंडरी ग्लूकोमा और स्थायी धुंधलापन शामिल हैं। यदि संक्रमण नियंत्रित न हो तो आंख की संरचना और दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। कॉर्नियल अल्सर के इलाज में संक्रमण नियंत्रण, सफाई, आराम, सुरक्षा और जनरल हेल्थ केयर शामिल हैं। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक्स, सफाई के लिए सलाइन से सिंचाई और दर्द कम करने के लिए एट्रोपिन डाली जाती है। अल्सर के फैलने पर काउटराइजेशन, पैड बैंडेज और जरूरत पड़ने पर सर्जरी की जाती है। इम्परफोरेटेड अल्सर के इलाज में कारण का उपचार: एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, हॉट फोमेटेशन, सलाइन से सफाई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और जरूरत पड़ने पर स्टेरॉयड्स का उपयोग किया जाता है। आंख की सुरक्षा के लिए पैड बैंडेज या डार्क गॉगल्स लगाए जाते हैं। गंभीर मामलों में काउटराइजेशन, पेरिसेंटेसिस या कंजंक्टिवल फ्लैप की आवश्यकता हो सकती है। परफोरेटेड अल्सर के इलाज में अल्सर के आकार और स्थान के अनुसार उपचार किया जाता है। छोटे छिद्रों के लिए पैड बैंडेज पर्याप्त होता है, जबकि बड़े छिद्रों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। कॉर्नियल फिस्टुला के लिए फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी की जाती है।
सभी मामलों में आंख की सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। हाइपोपियन अल्सर वह स्थिति है जिसमें कॉर्नियल अल्सर के साथ आंख के अगले कक्ष में मवाद जमा हो जाता है। यह आमतौर पर बैक्टीरियल, फंगल या वायरल संक्रमण के कारण होता है। लक्षणों में अल्सर के सभी सामान्य लक्षण तीव्र रूप में होते हैं। साथ ही हाइपोपियन, स्लप और कॉर्नियल एब्सेस भी हो सकते हैं। हाइपोपियन अल्सर के इलाज में इम्परफोरेटेड अल्सर के सभी उपाय किए जाते हैं। साथ ही फंगल या वायरल संक्रमण होने पर विशेष दवाई दी जाती है। मोटे हाइपोपियन को निकालने के लिए पैरासेंटेसिस किया जाता है और संक्रमण के स्रोत को हटाने के लिए डैक्रियोसिस्टेक्टोमी की जाती है। माइकोटिक अल्सर फंगल संक्रमण के कारण होता है, जो आमतौर पर कृषि कार्य के दौरान आंख में सब्जी या पौधे के टुकड़े से होता है। इसमें दर्द हल्का होता है, जलन, पानी आना और कॉर्निया पर पीला पैच दिखता है। यह अल्सर सूखा और शांत दिखता है और एंटीबायोटिक्स का असर बहुत कम होता है। माइकोटिक अल्सर के इलाज में अल्सर की सफाई, एट्रोपिन आई ड्रॉप्स और विशेष एंटीफंगल दवाई दी जाती है। इनमें नेटामाइसिन, मिकोनाजोल, निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन भी शामिल हैं। इन दवाओं का असर धीरे धीरे होता है, इसलिए इन्हें लंबे समय तक देना पड़ता है। स्टेरॉयड्स का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वे फंगल संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। डेंड्राइटिक अल्सर एक विशेष प्रकार का सतही नॉन-प्यूरुलेंट केराटाइटिस है, जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में होता है। इसमें आंख में तेज जलन, आंसू आना और पलकें कसकर बंद होना शामिल है। कॉर्निया पर डॉट जैसे घाव और शाखाओं वाले अल्सर दिखते हैं। डेंड्राइटिक अल्सर के शुरुआती चरण में एट्रोपिन, हॉट कंप्रेस और बैंडेज से राहत मिलती है। यदि अल्सर फैलता है तो काउटराइजेशन किया जाता है। मुख्य उपचार में एंटीवायरल दवाई जैसे आईडीयू, अराए और एसाइक्लोवीर का उपयोग किया जाता है। विटामिन सी और ए की उच्च मात्रा भी लाभकारी है। हर्पीज जोस्टर ओप्थेल्मिकस चिकन पॉक्स के वायरस के कारण होता है और आमतौर पर एक तरफ के चेहरे को प्रभावित करता है। इसमें तेज दर्द, बुखार, त्वचा पर फफोले और कॉर्निया में सूजन हो सकती है। नासोसिलियरी नर्व का प्रभावित होना कॉर्निया के इन्वॉल्वमेंट का संकेत है। हर्पीज जोस्टर के इलाज में दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक, त्वचा के घावों के लिए जिंक कैलामाइन लोशन या एंटीवायरल क्रीम और आंख के लिए एट्रोपिन, एसाइक्लोवीर और एंटीबायोटिक स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स दी जाती हैं। गंभीर मामलों में सिस्टमिक एसाइक्लोवीर और स्टेरॉयड्स भी दिए जा सकते हैं। आइरिस प्रोलैप्स तब होता है जब कॉर्निया में छेद या अल्सर के कारण आइरिस बाहर आ जाती है। यह आंख की सर्जरी के दौरान भी हो सकता है। इसमें ग्रे या पीला स्राव आइरिस की सतह पर दिखता है। छोटे प्रोलैप्स को कभी-कभी रिपोजिट किया जा सकता है, जबकि बड़े प्रोलैप्स में सर्जरी आवश्यक होती है। आइरिस प्रोलैप्स को रोकने के लिए आंख की सर्जरी के दौरान छोटे पेरिफेरल आइरिडेक्टोमी, अच्छे टांके और बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। मरीज को आंख मसलने, जोर लगाने या खांसने से बचना चाहिए, जिससे प्रोलैप्स का खतरा कम हो सके। डेस्मेटोसिल वह स्थिति है जब कॉर्नियल अल्सर डेस्मेट्स मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है और वह एक पारदर्शी वेसिकल के रूप में बाहर निकल आती है। यह स्थिति गंभीर होती है और इसमें परफोरेशन का खतरा रहता है। उपचार में पैरासेंटेसिस, पैर और बैंडेज शामिल हैं। कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन या पेनिस तब होता है जब अल्सर के कारण कॉर्निया में नई रक्त वाहिकाएं बन जाती हैं। सतही वेस्कुलराइजेशन कंजंक्टिवल वेसल से होता है, जबकि गहरी वेस्कुलराइजेशन बोमेन मेम्ब्रेन के नीचे होती है। यह प्रक्रिया अल्सर के भराव और संक्रमण नियंत्रण में मदद करती है। कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में कॉर्निया की संरचना कमजोर हो जाती है। मुख्य प्रकार हैं फुट्स एंडोथीलियल डिस्ट्रोफी, जो बुजुर्ग महिलाओं में होती है, और हेरिडिटरी डिस्ट्रोफी, जो किशोरावस्था में पुरुषों में होती है। इसमें कॉर्निया के केंद्र में धुंधलापन और कमजोरी आ जाती है। एक्टेटिक कंडीशंस में कॉर्निया का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसमें कंजेनिटल केरेटोकोनस, कोन के आकार की कॉर्निया,
केरेटोग्लोबस, गोलाकार कॉर्निया और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्टेटिक सिकारिक्स शामिल हैं। केरेटोकोनस में दृष्टि में कमी और मायोपिया बढ़ता है। केरेटोकोनस के शुरुआती चरण में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस से मदद मिलती है। गंभीर मामलों में फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। समय पर उपचार से दृष्टि को बचाया जा सकता है। केरेटोग्लोबस या मेगालोकॉर्निया में पूरी कॉर्निया गोलाकार और बड़ी हो जाती है। यह जन्मजात, द्विपक्षीय और वंशानुगत स्थिति है जो आमतौर पर पुरुषों में देखी जाती है। इसमें कॉर्निया का व्यास सामान्य से अधिक 16 मिमी हो जाता है। कॉर्नियल ओडेमा में कॉर्निया में जल का जमाव हो जाता है जिससे वह मोटी और धुंधली हो जाती है। यह ग्लूकोमा, यूवियल इंफ्लेमेशन, डीजेनरेशन या एंडोथीलियम की चोट के कारण हो सकता है। लंबे समय तक ओडेमा रहने पर एपिथीलियम में बुलाएं बन जाती हैं जिससे तेज जलन होती है। कॉर्नियल ओडेमा का उपचार आमतौर पर कठिन होता है। मुख्य उपाय हैं प्राथमिक कारण का इलाज, कंसंट्रेटेड सलाइन या सॉफ्ट क्लोराइड युक्त मरहम लगाना और गंभीर मामलों में एपिथीलियम को हटाकर कंजंक्टिवल ट्रांसप्लांटेशन या केरेटोप्लास्टी करना। कॉर्निया की पारदर्शिता का खो जाना कॉर्नियल ओपेसिटी कहलाता है। यह किसी भी सूजन, अल्सर या चोट के कारण हो सकता है। ओपेसिटी के प्रकार हैं नेबुला, हल्का धुंधलापन, मैक्युला, मध्यम और ल्यूकोमा, गहरा सफेद धब्बा पूर्णविराम। ल्यूकोमा यदि पुतली को पूरी तरह ढक ले तो ऑप्टिकल आइरिडेक्टोमी की जाती है। बड़े ल्यूकोमा में केरेटोप्लास्टी या कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। कॉस्मेटिक कारणों से कॉर्निया को रंगने के लिए विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है। यूवियल ट्रैक्ट में आइरिस, सलीरी बॉडी और कोरोयर शामिल हैं। यह ऊतक अत्यधिक रक्तचारी होता है और इसमें एलर्जिक प्रतिक्रियाएं आम होती हैं। यूवियल ट्रैक्ट के रोगों में इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन शामिल हैं जो आगे चलकर दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। यूवियल ट्रैक्ट में संक्रमण 3 प्रकार से फैल सकता है। बाहरी संक्रमण कॉर्निया में छेद या अल्सर के कारण, स्थानीय फैलाव कॉर्निया, स्क्लेरा या रेटिना से और शरीर के अंदर से रक्त के जरिए। पूर्णविराम एलर्जिक या ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया भी यूवाइटिस का कारण बन सकती है। एंटीरियर यूवाइटिस या आइरिडोसाइक्लाइटिस में आइरिस और सलीरी बॉडी की सूजन होती है। इसमें दर्द, आंसू आना, फोटोपोबिया, लालिमा और धुंधली दृष्टि होती है। सूजन के कारण पुतली संकुचित, अनियमित और निष्क्रिय हो जाती है। एंटीरियर यूवाइटिस में सिलिरी कंजेशन, प्लास्मोइड एक्वियस, केरेटिक प्रिसिपिटेट्स, संकुचित पुतली, मटमैली आइरिस, सनेचिया और विट्रियस ओपेसिटी देखी जाती है। गंभीर मामलों में हाइपोप्योन या हाइफेमा भी हो सकता है। एंटीरियर यूवाइटिस की जटिलताओं में सेकेंडरी ग्लूकोमा, जटिल मोतियाबिंद, रेटिनल जटिलताएं जैसे सिस्टोयर मैक्युलर ओडेमा और थाइसिस बल्बी शामिल हैं। यदि समय पर उपचार न हो तो आंख की संरचना और दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। एंटीरियर यूवाइटिस का निदान अन्य रोगों जैसे कंजंक्टिवाइटिस और एक्यूट ग्लूकोमा से अलग करना आवश्यक है। इसके लिए लक्षण, पुतली की स्थिति, कंजेशन और अन्य जांचें की जाती हैं। सही निदान के लिए रक्त, मूत्र, एक्सरे और अन्य जांचें भी की जाती हैं। उपचार में एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, हीट एप्लीकेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स और अंडरलाइंग कारण का इलाज शामिल है। उजाले, धूल और धुएं से बचाव के लिए डार्क ग्लासेस पहनना चाहिए। जटिलताओं के लिए विशेष उपचार जैसे ग्लूकोमा के लिए टिमोलोल और सर्जरी की जाती है। पोस्टीरियर यूवाइटिस या कोरोइडाइटिस में रेटिना और कोरोयर की सूजन होती है। इसमें दृष्टि में कमी, वस्तुओं का आकार बदलना, फ्लैशेज ऑफ लाइट और काले धब्बे दिखना शामिल है। यह स्थिति अक्सर देर से पहचानी जाती है और दृष्टि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। पोस्टीरियर यूवाइटिस का उपचार आमतौर पर एंटीरियर यूवाइटिस के समान होता है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स, एंटीबायोटिक्स और विट्रेक्टोमी जैसी सर्जिकल
प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। समय पर उपचार से दृष्टि को बचाया जा सकता है, लेकिन अक्सर परिणाम संतोषजनक नहीं होते। पैनोप्थेल्माइटिस आंख के सभी हिस्सों की तीव्र मवादयुक्त सूजन है, जिसमें टेनॉन कैप्सूल भी शामिल है। यह स्थिति आंख की संरचना को पूरी तरह नष्ट कर सकती है और दृष्टि स्थायी रूप से खो सकती है। पैनोप्थेल्माइटिस के इलाज में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स, एट्रोपिन, विट्रेक्टोमी और गंभीर मामलों में इविसरेशन, आंख निकालना किया जाता है। संक्रमण को फैलने से रोकना अत्यंत आवश्यक है। एंडोप्थेल्माइटिस आंख के पिछले हिस्से की सूजन है, जो आमतौर पर सर्जरी या चोट के बाद होती है। इसमें दर्द, आंसू आना, फोटोपोबिया, केरेटिक प्रिसिपिटेट्स और दृष्टि में कमी होती है। निदान के लिए एक्वियस और विट्रियस का कल्चर किया जाता है। एंडोप्थेल्माइटिस के इलाज में इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स जैसे जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स, एट्रोपिन, एनाल्जेसिक, विट्रेक्टोमी और गंभीर मामलों में एन्यूक्लिएशन, आंख निकालना किया जाता है। समय पर और सही उपचार से दृष्टि को बचाया जा सकता है।